नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPO-SI, दिल्ली पुलिस, बिहार SI एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी गवर्नेंस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। दोस्तों इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं सदन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें लोकसभा यानी इसको क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन जैसे भारत में उच्च सदन भी है और निम्न सदन, तो राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं यानी अपर हाउस, और इट इज लोअर हाउस। दोस्तों यह अगर संविधान में बात की जाए तो कहाँ उल्लिखित है, तो आर्टिकल 80 में क्या है, अपर हाउस है, आर्टिकल 81 में लोअर हाउस है। और दोस्तों आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट है, जिसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 80 में अपर हाउस है, आर्टिकल 81 में लोअर हाउस है। तो इस तरह से यह लोअर हाउस में यह बिल पेश किया गया है। तो लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं या दिल्ली में जो विधानमंडल की व्यवस्था है, वह उसकी अगर बात की जाए तो उसका शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो इस पर जो है विपक्षी पार्टियां ने इसका विरोध भी किया है, खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस पर जो है कड़ी आपत्ति दर्ज की है। तो दोस्तों इसमें प्रस्तावित जो संशोधन है, इसमें केंद्र सरकार ने वर्तमान अधिनियम की धारा यानी 44 में एक नया प्रावधान, न्यू प्रोविजन टू सेक्शन 44 ऑफ द प्रेजेंट एक्ट, यानी जो वर्तमान अधिनियम है उसकी धारा 44 में एक नया प्रोविजन जोड़ना चाहती है। और प्रस्तावित संशोधन यह कहता है, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट स्टेट दैट यह अंडर क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 239 AA, ये भी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 239 ए में क्या है, आर्टिकल 239 में यही बात की गई है अनुच्छेद के दिल्ली से जुड़े विशेष प्रावधानों का इसमें जिक्र है। तो इसे सभी विषयों के उपराज्यपालों की राय लेनी होगी और यह विषय LG एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली पर केंद्र शासन का, केंद्र यानी केंद्र के शासन का पूरा कह सकते हैं कि पकड़ मजबूत हो जाएगी इस संशोधन के तहत। तो दोस्तों यहाँ पर और भी पॉइंट हैं, जैसे कि एक और प्रस्ताव में केंद्र ने कहा है कि LG विधानसभा से पारित किसी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं देंगे जो विधायिका के शक्ति क्षेत्र से बाहर हो, और वह इसके लिए कहा, इसे राष्ट्रपति के विचार करने के लिए रिजर्व रख सकते हैं। तो अब फिर विधानसभा या विधानमंडल का फिर कह सकते हैं पूरा बौना साबित होगा ऐसे मामले में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि संशोधन बिल के अनुसार विधानसभा का जितना भी कार्यकाज है, यानी कह सकते हैं कि लोकसभा के नियमों के हिसाब से चलेगा, यानी विधानसभा में जो व्यक्ति मौजूद नहीं है या उसका सदस्य नहीं है उसकी आलोचना नहीं हो सकेगी। और सूत्रों ने कहा है कि पहले कई मौकों पर ऐसा हुआ जब विधानसभा में शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के नाम लिए गए थे। तो इस तरह से एक और प्रावधान यह है कि विधानसभा खुद या उसकी कोई कमेटी ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो उसे दैनिक प्रशासन की गतिविधियों पर विचार करने या किसी प्रशासनिक फैसले की जांच करने का अधिकार देता हो। यह उन अधिकारियों की ढाल बनेगा जिन्हें अक्सर विधानसभा या उसकी समितियों द्वारा तलब किए जाने का डर होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विधानसभा को पूरी तरह से पंगु बनाने का यह संशोधन अधिनियम है। तो इस तरह से खासकर विपक्ष काफी इसका विरोध कर रहा है, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी इसकी भर्त्सना की है। इसके साथ साथ जो है वर्तमान में केजरीवाल सरकार और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इन सब ने जो है इस बिल के बारे में काफी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। तो दोस्तों इस तरह से यह दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, अब ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के अलावा किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो याद रखना दिल्ली, दूसरे नंबर पे पुदुचेरी भी यह केंद्र शासित प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे अभी जो 2019 अमेंडमेंट बिल के तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के तहत जो है अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो J&K में भी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होगी।
तो इन 3 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है। और दोस्तों दिल्ली कहाँ है? तो दिल्ली भारत देश की राजधानी है, जो कि विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। और दोस्तों अरावली, अरावली का नाम तो सुना होगा, वर्ल्ड एंशियंट फोल्डेड माउंटेन, और नाउ इट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल माउंटेन, यानी अब इसे हम लोग अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो यह जो है गुजरात के पालनपुर के लिए से लेकर के दिल्ली के मजनू का टीला तक इसका विस्तार है। तो देखिए अगर आप किसी खबर को पढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि उसके आर्थिक पक्ष, उसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली में क्या है, अरावली, मजनू का टीला तक, यानी दिल्ली में अरावली को दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। एंड एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली और मुंबई के तापमान की बात की जाए, टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जाए, तो मुंबई में दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, यानी मात्र 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है, तो रात में यह घट करके 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द बेसिक रीजन? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि यह इसके पीछे महत्वपूर्ण एक लाइन में अगर हम बात करें तो उसे हम कहेंगे महाद्वीपीयता। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, बिकॉज चूंकि दिल्ली जो है चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ है। हाँ, इट इज सराउंडेड बाय द लैंड। और यह कहाँ पर है? ये समुद्र की सीमा पर स्थित है, तटीय सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या बात होती है? तो यहाँ जैसे स्थल क्या है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल्दी से गर्म होते हैं, तो जल्दी से ठंडे भी होते हैं। यही कारण है कि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस अधिक होता है। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो समुद्र की, चूंकि समुद्र क्या है, समुद्र में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उसके अंदर तक जाते जाते यानी तापमान देर से, यानी समुद्र गर्म होते हैं तो देर से ठंडे भी होते हैं। यही कारण है तटीय क्षेत्रों के शहरों का टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक गंभीर रूप से संकटपन प्रजाति है, IUCN ने इसे 2011 में जो है उसकी लिस्ट में रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गोंडा वन, इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका वैज्ञानिक नाम है एडियोटिस निग्रिसिप्स। तो यह जो है संरक्षण के लिए राजस्थान और गुजरात राज्यों में कम वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत यानी अंडरग्राउंडिंग करने और उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों के मामले में बर्ड डाइवर्टर लगाने की विचार किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों यह पक्षी आप देख सकते हैं काफी बड़ा, और एक सबसे इसकी खासियत है कि यह इसकी दृष्टि यानी यह देख नहीं पाता है। यही कारण है कि इन सब चीजों में जैसे उच्च इलेक्ट्रिक वाले उसमें तार में यह फंस जाता है। इसकी जो देखने की वाली शक्ति है वो थोड़ा सा, जैसे कि इसकी जो सर है अग्रभाग इसका घूम नहीं पाता है, जिसकी वजह से एक कारण ये भी बताया जा रहा है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबडे साहब हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद ए बोबडे। तो एक बेंच में प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने कहा कि यह जांच करेगी क्या ग्रह पर सब भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक को बचाने के लिए भूमि के ऊपर बिजली के तारों को बदला नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो अटॉर्नी जनरल, याद रखना अटॉर्नी जनरल भी एक संवैधानिक पद है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में है, विच इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं? तो वह के वेणुगोपाल हैं। तो यह बिजली मंत्रालय की ओर से पेश हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि केवल कम वोल्टेज वाली लाइनें भूमिगत हो सकती हैं, लेकिन उच्च वोल्टेज वाली नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे में काफ़ी जो है इस पर बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा इस पर खर्च बहुत अधिक पड़ेगा। इस तरह से अदालत ने आगे पाया कि एक वैकल्पिक तंत्र होना चाहिए, यानी एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जरूरी है इन पक्षियों को बचाने के लिए। तो उड़ान जो है पक्षी डाइवर्टर स्थापित करने के लिए, पक्षियों को बिजली लाइनों से दूर करने के लिए हालांकि महंगा साबित हो रहा है। तो वास्तव में अदालत ने पाया कि डाइवर्टर अपनी आवर्ती लागतों के साथ भूमिगत लाइनों को स्थापित करने और बनाए रखने की तुलना में अधिक खर्च होंगे। तो इस तरह से यह बहस चली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया है और गुजरात और राजस्थान सरकारों को कहा है कि इसको ध्यान दे।
और साथ साथ पर्यावरण की भी रिपोर्ट आई थी। तो इस तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए क्या होता है। तो इसका जो बताया ना, वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस निग्रेसिप्स है, और भारतीय बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला एक बस्टर्ड है, और यह क्षैतिज शरीर और लंबे पैरों वाला एक बड़ा पक्षी है जो देखने में शुतुरमुर्ग जैसा लगता है। और दोस्तों, दिस बर्ड कह सकते हैं इज द हैवीएस्ट अमॉन्ग द फ्लाइंग बर्ड्स, यह पक्षी उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज प्राइमरली ए टेरेस्ट्रियल बर्ड विथ एडल्ट मेल्स। इसका जो वेट है कह सकते हैं कि आप यहाँ पर ये 4 to 7 किलोग्राम, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो मुख्य रूप से एक स्थलीय पक्षी है जिसमें वयस्क नर की जो लंबाई है 122 सेंटीमीटर और वजन है 11 से 15 किलोग्राम, और वयस्क मादाओं का जो वजन होता है 92 सेंटीमीटर, सॉरी वजन नहीं, इसकी जो लंबाई, यह ध्यान रखना, यहाँ पर इसको लंबाई लिख लीजिए, लंबाई, तो इसकी लेंथ यहाँ पर इसको लेंथ कर लीजिए, ये जो है लेंथ, और इसका जो वेट है वह 4 to 7 किलोग्राम, किसका, मादा, फीमेल का। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और फीमेल का जो है यहाँ पर भी इसको ठीक कर लीजिएगा, लेंथ ये होगा, और यहाँ पर वेट ये सही है। तो ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि हर साल यह जो है हर 1-2 साल में सिर्फ एक अंडा देती है, और इन अंडों की सफलता दर 60 से 70% है। और दोस्तों, लोमड़ियों और कुत्तों जैसे शिकारियों के कारण यह दर 40 to 50% तक कम हो गई है। तो यह जो है तेजी से इसमें गिरावट आई है। यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह राजस्थान है, गुजरात में भी। तो इस तरह से 1980 के दशक तक 1500 से 2000 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूरे भारत के आधे पश्चिमी हिस्से में यानी 11 राज्यों में फैले हुए थे। लेकिन भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट या शोध से पता चला कि बिजली लाइनें, विशेषकर उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें जीआईबी के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों से टकराने के कारण जीआईबीज सालाना 15% की दर से मर रहे हैं। दोस्तों, WII यानी इसको क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 30 वर्षों में जीआईबी की आबादी में 75% की कमी देखी गई है। और दोस्तों, इसे IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में रखा गया है, यानी इट वाज प्लेस्ड ऑन द IUCN's क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट में इसे डाला गया है। तो ये मानचित्र में आप देख सकते हैं कहां कहां फैले हुए हैं। अब मतलब 150 से करीब 200, मतलब 200 से भी कम बचे हुए हैं, करीब 150 करीब बचे हुए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। 33% डिक्रीज इन आर्म्स इंपोर्ट इन इंडिया। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का एक सबसे जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि भारत हथियारों के आयात में भारत में 33% की कमी हो गई है। और यह जो आंकड़ा अगर देखा जाए तो 2011-15 यानी 2011 से लेकर 15 और 2016 से लेकर 20 के बीच अगर तुलनात्मक अध्ययन किया गया, उसमें यह पाया गया कि 33% हथियारों के आयात में कमी पाई गई है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित आपूर्तिकर्ता देश होंगे रूस, और उसके बाद अमेरिका रहे हैं। क्योंकि स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है, तो वहां स्थित रक्षा थिंक टैंक सिप्री का नाम सुना होगा। इससे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के चलते हथियारों के आयात में यह कमी आई है। तो ये बहुत अच्छा संदेश है। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अगर बात किया जाए तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री रिपोर्ट, इन द लास्ट 5 ईयर इंडिया हैज परचेज द मोस्ट वेपन फ्रॉम रसिया। यानी भारत, अगर इसमें जो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार किससे, रूस से खरीदे थे। हालांकि हथियारों के इस आयात में करीब 53% यानी 53% का डिक्रीजन हुआ है, यानी कम हुआ है। भारत अब रूस से पहले के 70% की बजाय महज 49% हथियार खरीद रहा है। इससे इस मामले में अमेरिका ने भारत ने अमेरिका को भी झटका दिया है। 2011-15 के बीच अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश था, मगर 2016-20 के दौरान अमेरिका चौथे पायदान पर चला गया है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत के अमेरिका से हथियारों के आयात के मामले में 46% की कमी आई है। तो 2016 से 20 के दौरान इजराइल दूसरे स्थान पे है, फ्रांस तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहे, और चौथे पे अमेरिका है। तो 16 और 20 के बीच भारत का फ्रांस से हथियार आयात 709 यानी 709% बढ़ा है। अब राफेल जैसे देख रहे हैं विमान हमारे देश में आ रहे हैं, कहाँ के हैं, फ्रांस से हैं। तो भारत ने इसी अवधि के दौरान राफेल लड़ाकू विमान, मैंने बताया ही आपको, तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे राफेल विमान उसमें लगी मिसाइलों को खरीद भारत के कुल आयात का आधा है। वहीं भारत का इजराइल के साथ हथियार आयात 82%
बढ़ गया है। और दोस्तों शीर्ष 10 हथियार आयातकों में सऊदी अरब के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, वहीं इस मामले में चीन 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। तो 2016 और 20 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में चीन 5वें स्थान पर चला गया है। उसके हथियार निर्यात 7.8% घटे हैं। हालांकि चीन से हथियार खरीदने वालों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया सबसे आगे रहे। तो पाकिस्तान ने आयातित कुल हथियारों का 74% यानी 74% हिस्सा अकेले चीन से खरीदा है। तो पाकिस्तान वैसे भी चीन की गोद में हमेशा बैठा रहता है। तो चीनी हथियारों की खरीद करने वाले प्रमुख एशियाई देशों में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड प्रमुख हैं। दोस्तों आपको यह बता दें महत्वपूर्ण कि 2016-20 के दौरान फ्रांस ने अपने हथियारों के निर्यात में 44% का इजाफा किया है और इसकी वैश्विक हथियार निर्यात में हिस्सेदारी बढ़कर 8.2% हो गई है। तो फ्रांसीसी हथियार निर्यात का 59% भारत, मिस्र और कतर को गया है। तो यह आंकड़े हैं, यह जो है फैक्ट बेस्ड है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज़ में। हम बात करेंगे कथकली जो है, कथकली मास्टर या नर्तक गुरु कहेंगे चेमाचेरी कुन्ही रमन नायर का कोलाइंदी के चेलिया में उनके निवास पर निधन हो गया है। दोस्तों यह केरल के कोझिकोड जिले से आते थे। 105 वर्ष के होकर के इनका देहांत हुआ है और नायर को कथकली नृत्य विधा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शोक जताया है और साथ साथ इनका जन्म 1916 में जन्मे नायर ने 1930 में अपनी पहली प्रेजेंटेशन, फर्स्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। कब? 1930 में। जिसके बाद उन्होंने कई दशकों तक कथकली नृत्य को जिया और लगातार प्रस्तुतियां देकर कमाया और 85 सालों से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने नृत्य प्रस्तुतियां दी। और आखिरी बार उन्होंने 5 साल पहले, सोचिए 100 वर्ष के थे वह, 100 वर्ष की उम्र में स्टेज परफॉर्मेंस किया और वह उनका जैसे लग रहा था कि वह पहला कार्यक्रम हो। तो इस कला को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अतुलनीय कार्य किया है। उनके प्रयासों से ही केरल में कई नृत्य स्कूलों की भी शुरुआत हुई है और यह भी हमारे बीच नहीं रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। इंपोर्ट्स अप टू 7% इन फरवरी, ट्रेड डिफिसिट वाइडेंस टू 12.62 यानी $12.62 बिलियन। यानी अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही फरवरी में निर्यात के मोर्चे पर मामूली राहत दिख रही है। यानी फरवरी 2021 में देश का निर्यात 0.67% बढ़कर यानी $27.93 अरब रहा और आयात में 6.96% का बड़ा उछाल आया, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर 12.62 यानी 12.62 अरब डॉलर पहुंच गया है। फरवरी में कुल आयात 40.54 अरब डॉलर रहा। पिछले साल फरवरी में व्यापार घाटा 10.16 अरब डॉलर था और अप्रैल फरवरी के दौरान निर्यात में 12.23% की कमी आई और कुल 256.18 अरब डॉलर रहा। दोस्तों पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 291.87 अरब डॉलर का निर्यात था और आयात भी 23.11% गिरकर 340.8 अरब डॉलर रहा। तो फरवरी में क्रूड आयात 16.67% घटा है, जबकि 11 महीनों में 40.18% की बड़ी गिरावट आई। तो यह आंकड़े हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। जैसा कि हम अवार्ड सेक्शन में लगातार किसी न किसी अवार्ड की चर्चा करते हैं और किस जगत में दिया जाता है, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यानी फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत की ओर से दिया जाने वाला यह एनुअल, कह सकते हैं एनुअल अवार्ड है, यानी वार्षिकी पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, यानी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। और इस प्रकार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष यानी 1969। तो ये पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो 1969 में। पहला किसे मिला था, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी, ये उनका चित्र है, फर्स्ट जो है अवार्ड मिला था। और दोस्तों 2018 का, एक साल लेट रहता है, अमिताभ बच्चन को मिला है। यह अमिताभ बच्चन जी हैं और ये दादा साहब फाल्के साहब, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। दानिल मेदवेदेव, इनका नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड कायम करते हुए रूस के युवा टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने एक खास उपलब्धि अपने नाम हासिल कर ली है, यानी एटीपी
टेनिस रैंकिंग में वह कैरियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने अपने फाइनल के रूप में कैरियर का 10वां खिताब जीतने के साथ ही एटीपी रैंकिंग में राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। यानी 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल अब तीसरे पायदान पर चले गए हैं। दोस्तों, मेदवेदेव इसके साथ ही 15 साल से भी अधिक समय में बिग फोर में शामिल नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और एंडी मरे के अलावा पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने शीर्ष 2 में जगह बनाई है। इन चारों खिलाड़ियों के अलावा पिछली बार शीर्ष 2 में जगह बनाने वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लेटन हेविट थे, जिन्होंने जो है जुलाई 2005 में दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि फेडरर शीर्ष पर थे। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद हेविट के बाद दूसरे नंबर की रैंकिंग पर नडाल 368, फेडरर 203 वीक, जोकोविच 144 वीक एंड मरे 41 हफ्ते तक रहे। और फिलहाल नोवाक जोकोविच अपने कैरियर में 312 वीक में नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज है। तो ये भी फैक्चुअल है, इसे ध्यान रखेंगे। सीधे पूछ लेगा कि एटीपी रैंकिंग में टॉप 5 खिलाड़ियों के नाम बताएं। अब बात करते हैं दोस्तों, पेले कांग्रेचुलेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर ब्रेकिंग हिज रिकॉर्ड गोल। दोस्तों, पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, रोज यानी नित्य नए रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। तो रोनाल्डो ने यूवेंटस के ओर से कैग्लियारी के खिलाफ 3 गोल मारे और सीरी ए में अपनी टीम को 3-1 से जीत दिलाई। इस तरह यह 36 ईयर ओल्ड फुटबॉलर 770 गोल के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। और महान फुटबॉलर पेले ने उनके रिकॉर्ड तोड़ने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बधाई भी दी है। 2 मार्च को इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक पोस्ट में पेले के 767 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की और उसके बाद फैंस ने शेयर की थी। अब जो है रोनाल्डो ने 80 वर्षीय पेले को पछाड़ दिया है। 3 विश्व कप जीतने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी पेले ने अनौपचारिक मैच सहित कुल मिलाकर 1283 गोल किए हैं। दोस्तों, इसमें जो है रोनाल्डो का जो 68 जो गोल में क्लब के लिए किए गए स्कोर भी शामिल हैं। और इसमें जैसे कि ये 770 में जैसे 5 स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए, 118 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, रियल मैड्रिड के लिए 450, यूवेंटस के लिए 95 एंड 102 गोल जो है रोनाल्डो के रहे हैं नेशनल टीम ऑफ पुर्तगाल। तो इस तरह से टोटल 770 हो जाते हैं। तो यह जो है ये भी आंकड़े आधारित था, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस में। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। दोस्तों, 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस या टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत 1995 से शुरू हुई थी और इस साल 16 मार्च को पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि मुंह के माध्यम से पोलियो वैक्सीन दी गई। और यह वह दौर था जब देश में पोलियो के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की थी। और पोलियो टीकाकरण योजना के तहत 5 साल से कम आयु के बच्चों के पोलियो की खुराक देनी शुरू की गई और जमीनी स्तर पर इस अभियान पर तेजी से काम किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप साल 2014 में भारत ने पोलियो मुक्त देश के रूप में दुनिया के सामने एक मिसाल पेशकश की। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। राज्यों की सीरीज में आज हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, आपको पता ही होगा। तमिलनाडु का प्राचीन इतिहास लगभग 600 साल पुराना है। इसे द्रविड़ों की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। दोस्तों, इतिहासकार तमिलनाडु के इतिहास को 3 विशेष भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। यानी सबसे पुरानी सभ्यता होने के नाते कुछ लोग कहते हैं कि द्रविड़ों को उत्तर में आर्यों के कारण दक्षिण की ओर आना पड़ा। इस राज्य में चोल, पल्लव, पांडवों से लेकर के कई राजवंशों ने शासन किया और इसका गौरवशाली इतिहास प्राचीन इतिहास एवं मध्य युग में बटा हुआ है। 4वीं सदी में कई सालों तक राज करने और उस समय के राजाओं से कई मर्तबा युद्ध और लड़ाई के बाद चोल राजाओं ने अपनी शौर्य 9वीं शताब्दी में वापस किया और आखिरकार 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने कई हमले के बाद दक्षिण भारत के कई हिस्सों पर कब्जा किया। दोस्तों, तो इस तरह से यह देख सकते हैं सबसे बड़ा शहर चेन्नई है, जो कि एकदम पोर्ट पर स्थित है और यह पत्तन भी है, पहला ई पोर्ट है, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह भी है। दोस्तों, इसकी जनसंख्या 7 करोड़ से अधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी 555 है पर स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राजभाषा यहाँ की तमिल है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं
के पलानी स्वामी हैं। दोस्तों विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है, यानी द्विसदन नहीं है, बाईकैमरल नहीं, यूनिकैमरल है। 235 विधानसभा की सीटें हैं। वर्तमान में यहाँ पर चुनाव की घोषणा की गई है। राज्यसभा की सीटें 18 हैं, लोकसभा की 39 है। उच्च न्यायालय मद्रास यानी चेन्नई में है। राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। पन्ना कबूतर इसका राजकीय पक्षी है। और राजकीय नृत्य भरतनाट्यम है। और राजकीय पुष्प करी हरी है। और राजकीय गीत नीरारम है। और राजकीय खेल सादू गुडू है। और राजकीय वृक्ष यहाँ का ताड़ है। अब दोस्तों थोड़ा सा मानचित्र में आइए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं इसे बंगाल की खाड़ी, ये पाक स्ट्रेट है, यानी यहाँ पर पाक बे है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और कह सकते हैं बंगाल के या गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी को अलग करते हैं पाक स्टेट, पाक जल डमरू मध्य है। और इधर देख रहे हैं ना केरल स्पर्श करता है, इधर कर्नाटक स्पर्श करता है, और यह आंध्र प्रदेश, यानी 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। और इधर से समुद्र को स्पर्श करता है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कावेरी नदी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। और यह देखिए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी डेल्टा का यह पूरा रीजन है। और दोस्तों यह महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे, इसकी सहायक नदियां जैसे हेमावती, अर्कावती, अमरावती, काबनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा, ये सब सहायक नदियां हैं। इसी तरह से यहाँ पर और वैगेई नदी देख रहे हैं ना, दक्षिण में बह रही है। और यह वैगेई नदी कहाँ से आती है? वैगेई नदी जो है मदुरई तमिलनाडु में स्थित जिला है, शहर है, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो वैगेई नदी वहीं से आती है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह गल्फ ऑफ मन्नार में गिर जा रही है। तो यह एक महत्वपूर्ण, यह कह सकते हैं, नदियां हैं। और इसके और मानचित्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पुलिकट लेक जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहीं पर याद रखना पुदुचेरी के 2 डिस्ट्रिक्ट, पुदुचेरी का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है और करिकाल भी यहीं पर है पुदुचेरी का। और दोस्तों यहाँ पर शेवरा, जवादी, शेवराय, यह सब पहाड़ियाँ हैं। इसके ऊपर जाओगे तो नल्लामाला, ईरामाला, पालीकोंडा, वेलीकोंडा, ये सब पहाड़ियाँ उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ती हैं। और तमिलनाडु में देख रहे हैं ना शेवराय, जवादी, यह सब पालिनी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर देख रहे हैं नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है, एक तरह से कह सकते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में फैली है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेट्टा, जो 2637 मीटर ऊंची है। इट इज सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दोस्तों यह अगस्थमलाई चोटी भी है और यहाँ केरल से स्पर्श करती है, केरल पर ही कह सकते हैं। पालिनी की पहाड़ियाँ हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे कि नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है जो है वह सबसे ऊंची चोटी उसी में स्थित है, अन्नामलाई हिल है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो कि 2695 मीटर ऊंची है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। और दोस्तों तमिलनाडु की जो साक्षरता दर है 69.72% है लिटरेसी रेट। और यहाँ का सेक्स रेशियो 995/1000 है दोस्तों। तो यह जो है इसको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे तमिलनाडु में मैंने बताया कि ये पहाड़ियाँ, यहाँ सलेम इस्पात संयंत्र भी है। और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं याद रखना, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुदुमुलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। और दोस्तों यहीं पर एक गुइंडी नेशनल पार्क है, याद रखना गुइंडी नेशनल पार्क इज फेमस फॉर स्नेक्स। यह सांपों के लिए जाना जाता है गुइंडी नेशनल पार्क, तो इसे भी याद रखेंगे। तो इस तरह से आज तमिलनाडु के बारे में हमने संक्षिप्त में चर्चा की। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में सुभाष रानी, विजय बारूपाल, सौरभ चौधरी, अतिथि गुप्ता, पंकज कुमार, श्रवण खालिंग, अमरजीत सिंह बल्लू, आलोक कुमार, राजेश कुमार, मुइन अहमद, सिद्धांत बादल, निशांत शर्मा, सुकन्या जैना, तोहफा सबा तश्कीन, सरबर्था बनर्जी, संदीप यादव, खेतेश मंसूरिया, आर.के. सिंह, अजय सिंह, मधु आशुतोष और मुस्कान हरुण शेख, इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों किए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे और उत्तर देंगे और वो भी सही सही उत्तर देंगे। तो इस तरह से आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव ए लेजिस्लेचर। दोस्तों निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल नहीं है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर
was the great Indian bustard placed on the IUCN critically endangered list? यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस वर्ष IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में रखा गया था? 2010, 11, 12 या 13? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ आर्म्स इंपोर्टर, यानी हथियार की आयातकों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ रैंक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस डांसर चेमनचेरी कुनीरामन नायर वॉज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, यानी किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? कथक, मणिपुरी, कथकली या उड़िया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड? देविका रानी, हिमांशु राय, विनोद खन्ना या मन्ना डे? 1969 में दिया गया था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द फुटबॉलर प्लेयर ऑफ विच कंट्री, यानी किस देश के खिलाड़ी हैं? फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल या इटली? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज द फर्स्ट पोजीशन इन द ATP टेनिस रैंकिंग? दानिल मेदवेदेव, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड? 12 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च या 16 मार्च? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुर्थी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तमिलनाडु की सीमा को स्पर्श नहीं करता? कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड केरल? तो अब इसमें से आपको आंसर देना है। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि सभी लोग सही उत्तर देंगे और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको रोज नोटिफिकेशन न्यूज जैसे ही अपडेट हो यूट्यूब पे आपको मिल जाए। इस तरह से अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।